बीजेपी जिसकी अभी भारत में केंद्र और 17 राज्यों में अपनी सरकार चला रही है। क्या आपको पता है इसकी शुरुआत कहां से हुई? तो हमें आज से 123 साल पीछे जाना होगा, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता का नाम आशुतोष बाबू था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1917 में मैट्रिक्स किया और 1921 में बीए की उपाधि ली। उसके बाद 1923 में लॉ की उपाधि लेने के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विदेश चले गए। 1926 में अभिभाषक बनकर इंग्लैंड से वापस लौटे। अल्पायु में ही विद्या अध्ययन की क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता अर्जित कर ली। 33 साल की अल्पायु में कोलकाता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने। फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आजादी के अलख जगाने के उद्देश्य से 1939 में राजनीति में प्रवेश किया। मुस्लिम लीग की राजनीति से बंगाल का वातावरण दूषित हो रहा था। वहाँ सांप्रदायिक विभाजन की नौबत आ रही थी। सांप्रदायिक लोगों को ब्रिटिश सरकार प्रोत्साहित कर रही थी। ऐसे विषम परिस्थितियों में उन्होंने यह सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया कि हिंदुओं की उपेक्षा न हो। अपनी विशिष्ट रणनीति से उन्हें बंगाल का विभाजन के मुस्लिम लीग के प्रयास को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न राजनीतिक दलों के छोटे बड़े सभी नेताओं को जेल में डाल दिया था। अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में एक गैर कांग्रेसी मंत्री के रूप में वित्त मंत्रालय का काम संभाला। डॉक्टर मुखर्जी ने चित्तरंजन में रेल इंजन का कारखाना, विशाखापट्टनम में जहाज बनाने का कारखाना, बिहार में खाद का कारखाने स्थित कराए। साल 1950 में भारत की दशा दंदनीय थी। इससे डॉक्टर मुखर्जी के मन को गहरा आघात लगा। उससे यह देखा न गया और भारत सरकार की अहिंसावादी नीति के फलस्वरूप 19 अप्रैल 1950 को मंत्रिमंडल पद से त्याग देकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संघ के तत्कालीन संघ संचालक गुरु गोरवरकर से मिले, जहां जनसंघ के गठन की रणनीति बनी। जनसंघ बनाने के पीछे मुख्य रूप से दो वजह अहम रही। एक नेहरू लियाकत समझौता और दूसरा महात्मा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाना। महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर लगे प्रतिबंध की वजह से देश का एक बड़ा तबका यह मानने लगा था कि देश की राजनीति में कांग्रेस का विकल्प होना भी जरूरी है। संघ से जुड़े लोगों को भी एक सियासी मंच पर अपनी बात रखने के लिए एक राजनीतिक ठिकाने की जरूरत। 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली की रघुमल गर्ल्स कॉलेज में 200 लोगों के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज मोदक, दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। पार्टी प्रेसिडेंट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चुना गया। जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक और झंडा भगवा रंग का रखा गया। जनसंघ के मुख्य मुद्दे थे जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म, देश में समान नागरिक संहिता और गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध और भी बहुत सारी। 1952 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ ने दीपक चुनाव निशानी में पहला चुनाव लड़ा। 94 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें कोलकाता साउथ ईस्ट से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मिदानपुर झारगांव सीट से दुर्गाचरण बनर्जी, राजस्थान चित्तौड़ सीट से उमाशंकर त्रिवेदी, इन तीनों को जीत मिली थी। साल 1953 में भारतीय जनसंघ ने अपना सबसे बड़ा अभियान जम्मू कश्मीर में चलाया था। बाकी राज्यों की तर्ज पर ही बिना किसी स्पेशल स्टेट के कश्मीर को भारत में मिलाने की मांग थी। उस समय जम्मू कश्मीर में जाने के लिए परमिट की जरूरत होती थी और वहां मुख्यमंत्री के बजाय प्रधानमंत्री का पद होता था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसे देश की एकता में बाधक नीति के रूप में देखते थे और इसके सख्त खिलाफ थे। 8 मई 1953 को डॉक्टर मुखर्जी बिना परमिट जम्मू कश्मीर की यात्रा शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर में प्रवेश के बाद डॉक्टर मुखर्जी को वहाँ के शेख अब्दुल्ला सरकार ने 11 मई को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के महज 40 दिन बाद 23 जून 1953 को खबर आई कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हो गया है। साल 1975 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया, आपातकाल का जनसंघ के लोगों ने खुलकर विरोध किया। जनसंघ से जुड़े तमाम नेताओं को इसके लिए जेल में भी रहना पड़ा। साल 1977 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल खत्म किया तो देश के आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। विपक्षी दलों ने वैचारिक मतभेद भुलाकर इंदिरा गांधी और कांग्रेस को हराने के लिए जनता पार्टी बनाई गई और 1977 के चुनाव
चुनाव में जनता पार्टी के नेताओं को अच्छी कामयाबी मिली और मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी के केंद्र में सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने तो लाल कृष्ण आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। जैसा आपको पता है, जनता पार्टी मिली जुली सरकार थी। समाजवादी नेताओं ने जनसंघ के नेताओं को आरएसएस की सदस्य पूरी तरह छोड़ने को कहा तो जनसंघ के नेताओं ने मना कर दिया। 1979 में जनता पार्टी की सरकार गिर गई। आरएसएस की सदस्य छोड़ने के मुद्दे पर जनता पार्टी टूट गई। साल 1980 में जनसंघ के नेताओं ने अपनी अलग पार्टी बनाने का निश्चय कर लिया। 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में भारतीय जनता पार्टी के नाम से नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले अध्यक्ष बने और लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, भैरव सिंह शेखावत, शांता कुमार, जगन्नाथ राव, विजय राजे सिंधिया, आर.के. मानिक, नानाजी देशमुख, विजय कुमार मल्होत्रा, सिकंदर बख्श संस्थापक सदस्य थे। बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल रखा गया। कमल को चुनाव चिन्ह रखने के पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारियों ने इस्तेमाल किया था। ये भारतीयता को दर्शाता है। कमल के फूल को हिंदू परंपरा से जोड़कर भी देखा जाता है। कमल राष्ट्रीय फूल भी है। इस तरह से कमल के फूल को चुनाव चिन्ह बनाकर बीजेपी हिंदुत्व, राष्ट्रवाद दोनों को साधती है। अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में बीजेपी 1984 में लोकसभा चुनाव में और जनसंघ के पहले चुनाव से भी एक सीट कम मिली। बीजेपी को 2 सीट मिली थी। गुजरात की मेहसान से ए.के. पटेल, आंध्र प्रदेश की हनमकोंडा सीट से सी. जंगा रेड्डी। खुद अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए। लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव नहीं लड़े। 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो पार्टी को नई राह मिली और बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ने का फैसला किया। जून 1989 के पालमपुर अधिवेशन में बीजेपी ने पहली बार राम जन्मभूमि को मुक्त कराने और विवादित स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया। राम मंदिर मुद्दे को बीजेपी अपने मुख्य राजनीतिक एजेंडे में रखा और 1989 के लोकसभा चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल किया। इसके चलते बीजेपी को 2 सीट से बढ़कर 85 सीट मिल गई और वहीं कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार को बाहर से समर्थन दिया। राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हुआ और लाल कृष्ण आडवाणी कट्टर हिंदुत्व का चेहरा बनकर उभरे। लाल कृष्ण आडवाणी के पार्टी अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी पहली बार राज्य की सत्ता में आई। मार्च 1990 में एक साथ 3 राज्य में बीजेपी की सरकार बनी, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश शामिल थे। भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के सीएम बने तो सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश, शांता कुमार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इससे पहले बीजेपी किसी भी राज्य में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी थी। 25 सितंबर 1990 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक जाने के लिए राम रथ यात्रा की। इस रथ यात्रा में लाखों कार सेवक उनके साथ अयोध्या के लिए रवाना हुए। राम मंदिर मुद्दे के जरिए बीजेपी घर घर पहुंच रही। 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचने के लिए 1000 कार सेवक आडवाणी के साथ चल रहे थे, लेकिन 23 अक्टूबर 1990 में बिहार के समस्तीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की सरकार ने रोक दिया और आडवाणी को हिरासत में ले लिया। लेकिन लाखों की संख्या में कार सेवक अयोध्या की ओर कूच कर चुके थे, पर यूपी के तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव ने यहां कार सेवकों पर फायरिंग के आदेश दिए। इसके विरोध में बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। साल 1991 में फिर से चुनावी बिगुल बज गया। मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव में बीजेपी 85 से बढ़कर 120 पर पहुँच गयी। राम मंदिर आंदोलन के चलते ही बीजेपी 1991 में यूपी की सत्ता पर काबिज हो गयी और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया, जिसके कारण पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। हिंसा की कई घटनाएं हुई। बीजेपी की चारों राज्य यूपी, एमपी, राजस्थान और हिमाचल की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। राम मंदिर आंदोलन और बाबरी विध्वंस के बाद बीजेपी का राजनीतिक ग्राफ देश के अलग अलग राज्यों में बढ़ रहा था, जिसमें बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में बीजेपी की सरकार बनी। साल 1996 के लोकसभा चुनाव में
में बीजेपी 161 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे, पर बहुमत साबित न कर पाने के कारण 13 दिन में ही सरकार गिर गई। 1998 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 252 सीट मिली थी, जिसमें बीजेपी को 182 सीट मिली। फिर से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, पर 17 अप्रैल 1999 को लोकसभा में प्रस्ताव पर बहस और इसके बाद वोटिंग हुई। वाजपेयी सरकार एक वोट की वजह से 13 महीने बाद सरकार से फिर गिर गई। साल 1999 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 543 में से 300 सीटों पर जीत हुई। बीजेपी को इस बार भी 182 सीट ही मिला। अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बने और अपना कार्यकाल पूरा किया। 2004 आम चुनाव में फिर से एक बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और 2014 तक सत्ता से दूर रहे। 2014 के आम चुनाव से पहले बीजेपी की गोवा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में बीजेपी को 282 सीटों के साथ सत्ता में जोरदार वापसी हुई। इसी के साथ बीजेपी एक के बाद कई राज्यों में सरकार बनाई। देखते ही देखते 21 राज्यों तक पहुंच गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटों जीत मिली। पहली बार था जब किसी गैर कांग्रेस पार्टी को दूसरी बार बहुमत मिला था।